हेलो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी फुल स्विंग में चल रही होगी। आप मेंस के साथ साथ अब इंटरव्यू की भी तैयारी में लग गए होंगे। तो अभी जो जनरल अवेयरनेस का हम सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और विथ एन इम्फेसिस ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस, क्योंकि उसी से अधिकतर क्वेश्चंस रहते हैं और ये क्वेश्चंस आपको जानने चाहिए। डे टू डे वर्किंग के लिए भी, कहीं भी डिस्कशन करने के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी हेल्पफुल होगा आपको। अब जैसे डिफरेंट टाइप के टैक्स क्या होते हैं, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, सेनवेट क्या है। हर दिन हम लोग बात सुनते हैं, लेकिन क्या है इस तरह का टैक्स। या फिर करेंसी नोट्स की हम लोग बात करते हैं, तो इसका नामकरण कैसे हुआ, या फिर सोशल बॉन्ड्स। तो ये सब सारी बातों पर आज हम डिस्कशन करते हैं आपको, और इसको नोट कर लीजिए और पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए और इसको लगातार सीरीज़ को देखते रहिए। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस पर आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी एग्जाम के पहले तक। तो पहला क्वेश्चन है, विच टैक्स इज लेविड ऑन कमोडिटीज़ विच आर इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। भारत से बहुत सा सामान विदेश भेजा जाता है, निर्यात होता है। जैसे आपको डायमंड है, या क्लॉथ्स है, या इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स है, और बहुत सारी चीज़ हम लोग मंगवाते भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गया, बड़े बड़े व्हीकल्स हो गए, बहुत तरह की चीज़ है जो कि बाहर से आती है। आर्म्स हो गए। तो ये जो होता है, तो आने जाने में कुछ सरकार को फ़ायदा होना चाहिए, उसके लिए कस्टम कौन ड्यूटी लगाया जाता है। कोई भी माल जब इंडिया से बाहर जा रहा है या आ रहा है, तो उस पर एक टैक्स लगती है, सरकार लगाती है। तो उस टैक्स का क्या नाम होता है? एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी या सर्विस टैक्स। तो ये कस्टम ड्यूटी कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कोई भी गुड्स जिसको कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर एक कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। आप देखिएगा कि एयरपोर्ट पर कस्टम ऑफिसर रहते हैं, इसीलिए सी पोर्ट्स पर कस्टम ऑफिसर रहते हैं। उनका यही काम है कि जो माल आया उसका प्रॉपर वैल्यूएशन करके उस पर टैक्स लगाया जाए। तो इसको हम लोग कस्टम ड्यूटी कहते हैं। अब एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, आगे हम आएंगे उस पर। और सर्विस टैक्स तो जानते हैं किस तरह का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो सब आपको बिलिंग करेंगे, तो उसे एक तरह की सर्विस प्रोवाइड हुई, उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो दैट इज सर्विस टैक्स। स्को वैली विच हैज़ बीन ओपन फॉर टूरिस्ट रिसेंटली इज लोकेटेड वेयर। अभी हाल ही में स्को वैली जो है, स्को वैली, अभी न्यूज़ में था। इसलिए न्यूज़ में था कि उसको टूरिस्ट लोग के लिए खोल दिया गया। पहले वहाँ टूरिस्ट नहीं जाते थे, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। तो ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, केरला या मणिपुर। तो ये लद्दाख में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लद्दाख में जो पैंगोंग लेक है, जो कि हमेशा इंडिया और चाइना के बीच बोन ऑफ कंटेंशन रहा है, फ्लेयर होता है हमेशा वहाँ पर, तो उसी के नॉर्थ में ये स्को वैली है, जिसको कि अभी टूरिस्ट लोग के लिए भारत सरकार ने खोला है कि आप वहाँ जाइए, विजिट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सोशल बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड वॉज लिस्टेड रिसेंटली ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फंड्स रेज्ड वुड बी यूज टू रिफाइनेंस विच स्कीम। अभी नाबार्ड ने हाल ही में सोशल बॉन्ड जो है उसको लिस्ट करवाया है, और उसमें से जो फंड रेज किया जाएगा, फंड करीब 1040 करोड़ रेज किए गए हैं। तो ये किस चीज़ में, किस मिशन में इसको यूज़ किया जाएगा, किस स्कीम में? जल जीवन मिशन, लाडली योजना, आयुष्मान भव या एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो ये जल जीवन मिशन के लिए यूज़ किया जाएगा। जल जीवन मिशन क्या है? वो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। तो इसमें तेलंगाना स्टेट में ये जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको प्रोवाइड करने के लिए ये सोशल बॉन्ड्स का जो फंड आ रहा है उसको यूज़ किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आयुष्मान भव क्या है? अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। हेल्थ फॉर ऑल, गरीब लोगों के लिए वो एक तरह से हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आयुष्मान भव स्कीम को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इन विच डिकेड ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया। हम लोग हमेशा हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात सुनते हैं, तो किस डिकेड में भारत में इसको स्टार्ट किया गया था? 1950 में, 1960 में, 1970 के दशक में या 1940 के दशक में? तो ये 1960 के दशक में किया गया था, 1965-66 में करीब मान लीजिए इसको। जिस समय जो ये लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो एक तरह से उन्हीं के समय शुरू किया गया। और अभी ये ग्रीन रेवोल्यूशन इसीलिए न्यूज़ में भी है कि अभी उसके जो जनक कहे जाते हैं, भारत के फादर ऑफ
ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, उनका 98 ईयर्स के उम्र में अभी हाल ही में निधन हो गया। उनको नॉर्मन बोरला अवार्ड या फिर पद्म विभूषण, बहुत सारे सम्मान दिए गए थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली है क्या या था क्या? इसमें है कि प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना था। तो बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। आप खाद का यूज़ कीजिए, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो था कि हाई यील्डिंग वैरायटी, जो कि जैसे मान लीजिए 1 एकड़ में आपका 1 क्विंटल धान हो रहा है, तो ऐसा बीज को यूज़ करना जो कि 1 क्विंटल से ज़्यादा 2 क्विंटल 3 क्विंटल उसकी पैदावार हो। तो हाई यील्डिंग वैरायटी राइस का यूज़ किया गया 1966 के आसपास। ये एम.एस. स्वामीनाथन ने इस चीज़ को किया था, शुरुआत किया था। तो इसीलिए उनको फादर ऑफ ग्रीन। और उसके बाद इंडिया उसके पहले फूड ग्रेन इंपोर्ट करता था, बाहर से मंगवाता था। अब बाद में आज के समय में देखिए भारत फूड ग्रेन एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। तो इसका सब बहुत बड़ा श्रेय डॉक्टर स्वामीनाथन को जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन को जाता है। और धीरे धीरे बहुत सारे, शुरुआत इन्होंने राइस से किया, पैडी धान से किया, बाद में धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ में इसका यूज़ किया जाने लगा। उसी तरह वाइट रेवोल्यूशन है, मिल्क डेयरी के लिए कुरियन को याद किया जाता है। तो ये 1960 के दशक में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और ये मेक्सिको से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था शुरू में 1940 के दशक में। हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर प्रेजेंटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट्स इन इंडिया? हर साल यूनियन गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग करती है, यूनियन गवर्नमेंट करती है, जो कि पूरे देश के लिए होता है। तो नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक सबसे ज़्यादा बार किस फाइनेंस मिनिस्टर ने भारत में यूनियन बजट प्रेजेंट किया है? प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, निर्मला सीतारमन या मोरारजी देसाई? तो ये श्रेय जाता है ऑप्शन डी मोरारजी देसाई को, जिन्होंने टोटल 10 बार यूनियन बजट प्रेजेंट किया था। उसमें 8 बार नॉर्मल बजट था और 2 बार इंटरिम बजट था। इन्होंने 1959 से लेकर 1963 तक लगातार किया, बीच में इंटरिम बजट भी दिया, और 1957 से 1967 से 69 तक फिर। तो ये टोटल 10 बार इन्होंने किया है। और दूसरे नंबर में पी चिदम्बरम, जिन्होंने 9 बार प्रेजेंट किया है, प्रणब मुखर्जी जिन्होंने 8 बार किया, और निर्मला सीतारमन ने 5 बार लगातार किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार मैक्सिमम बार यूनियन बजट प्रेजेंट किया है। एज पर कन्वेंशन इन एन इलेक्शन ईयर गवर्नमेंट प्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ बजट? नॉर्मली आप देखिएगा कि इलेक्शन ईयर जब होता है, जैसे अगले साल भी 2024 में इलेक्शन होगा, लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो उस साल गवर्नमेंट फुल बजट प्रेजेंट नहीं करती है। तो दूसरे तरह का बजट पेश किया जाता है। एक कन्वेंशन है, कहीं रिटन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यह कन्वेंशन बना हुआ है। उसको क्या कहते हैं? इंटरिम बजट, बजट ऑन डिमांड, सप्लीमेंट्री बजट या नो बजट? तो ये इंटरिम बजट होता है, जो कि कुछ समय के लिए प्रेजेंट किया जाता सॉरी ये किया जाता है इसलिए कि जो नई सरकार का गठन हो वो फुल बजट प्रेजेंट करें, वो अपना लेखा जोखा प्रेजेंट करेंगे कि कैसे रेवेन्यू आना है, कहाँ टैक्स लगाना है, कहाँ खर्च करना है। तो उस समय के लिए फॉर द टाइम बीइंग इंटरिम बजट को प्रेजेंट कर दिया जाता है कि गवर्नमेंट का, क्योंकि फाइनेंशियल खत्म होगा, ईयर जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद गवर्नमेंट को फंड चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा? जब तक ये बजट या वोट ऑन अकाउंट नहीं होता है तब तक वो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इंटरिम बजट पेश किया जाता है। बहुत लिमिटेड चीज़ इसमें रहता है, मेनली कि खर्च के लिए किया जाता है और कहाँ से उस पीरियड में थोड़ा बहुत रेवेन्यू आएगा उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंटरिम बजट। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2021? अभी हाल ही में अनाउंस किया गया है 2021 के लिए सॉरी दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो वो किन को दिया गया? ये फिल्म से रिलेटेड होता है। सत्यजीत रे, वहीदा रहमान, अमिताभ बच्चन या शर्मिला टैगोर? तो 2021 के लिए ये वहीदा रहमान को दिया गया है। 2 साल बीच में कोविड था, उसके चलते ये नहीं दिया गया था किन्हीं को। तो ये वहीदा रहमान को दिया गया है, जो कि 1950, 60 और 70 के दशक की बहुत नामी अभिनेत्री रही हैं, अभी भी हैं। बहुत फिल्मों में आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने रोल किया है, उनकी माँ का भी रोल किया है। और वहीदा रहमान को फिल्म इंडस्ट्री में लाने का श्रेय गुरुदत्त को जाता है। उनके साथ उन्होंने CID, प्यासा, बहुत सारी फिल्में की, कागज़ के फूल, और वहीदा रहमान का देवानंद के साथ गाइड वगैरह फिल्म काफ़ी नामी फिल्म था।
तो इसके चलते अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के विश्व पितामह माने जाते हैं, उन्हीं के नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। पहले जो रिसिपिएंट थे वो देविका रानी थी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्यूटीज लेविड ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जब भी फैक्ट्री में कोई माल बनता है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो जब बाहर आता है उसके पहले उस पर एक टैक्स लगाया जाता है। उस टैक्स को क्या कहा जाता है? सेल्स टैक्स, सेनवेट यानी कि सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या प्रोफेशनल टैक्स। तो जब भी किसी फैक्ट्री से माल बनकर निकलता है उस समय उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, उसको एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है, ऑप्शन सी। और सेल टैक्स हम लोग जानते हैं सेल के समय होता है, अब ये सब को तो बहुत तरह से बदल दिया गया है। अब प्रोफेशनल टैक्स, जब आप कोई नौकरी ज्वाइन करेंगे, जहाँ पोस्टिंग रहेगी वहाँ नॉर्मल वो स्टेट में नॉर्मली एक तरह का प्रोफेशनल टैक्स लगाया जाता है, बहुत थोड़ा सा होता है लेकिन वो प्रोफेशनल टैक्स वो होता है। तो जो फैक्ट्री प्रोडक्ट्स पे लगता है, जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे लगता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या लगता है, जो हमने शुरू में बताया, दैट इज़ कस्टम ड्यूटी। तो ये तरह तरह के ड्यूटी होते हैं। हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वन बाय इंडिया इन द रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन गेम्स। अभी हाल ही में चाइना के हांगझाऊ शहर में एशियन गेम्स हुआ। एशियन गेम्स में एशिया के देश पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें अधिकतर क्या, सभी एशियन देश ही रहते हैं। एशियन गेम्स इसीलिए नाम है। पहला दिल्ली में हुआ था 1952 में। तो इसमें भारत ने टोटल मेडल कितना जीता है, कितने पदक जीते, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज तीनों मिलाकर 97, 100, 107 या 110। तो भारत ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार किया है। ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 107, जिसमें कि 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज, टोटल मिलाकर 107 मेडल भारत ने जीते हैं। और इस बार जो नारा भी था जाने के पहले, अब की बार 100 के पार। तो ये भारत का बहुत कमेंडेबल, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। भारत ने आज तक किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर टोटल 100 मेडल नहीं जीते हैं। ओलंपिक में तो काफ़ी कम जीता जाता है। एशियन गेम्स में भी भारत ट्रेडिशनली 70 के ऊपर अभी तक नहीं जा पाया था शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये 100 के ऊपर पहली बार है और भारत 107 मेडल इस बार जीता है। ओवरऑल रैंकिंग भारत का चौथा है। पहले नंबर पर चाइना है जो कि सबसे ज़्यादा मेडल जीता, दूसरे पर जापान, तीसरे पर साउथ कोरिया और चौथे पर भारत। If a country has exported more than its import, balance of trade would be। कोई भी देश कुछ सामान एक्सपोर्ट करती है, निर्यात करती है, कुछ इंपोर्ट करती है। अपने आप में सब कुछ तो न भारत में होता है न किसी और देश में होता है, रिक्वायरमेंट है हमेशा। जैसे भारत से एक्सपोर्ट क्या होता है, स्टील है, कपड़ा है, डायमंड है, मसाले है, ये सब भारत एक्सपोर्ट करता है। और भारत बाहर से इंपोर्ट भी करता है, जैसे हेवी इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, बहुत तरह के चीज़। नॉर्मली भारत जो है इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको क्या कहा जाता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो डिफरेंस है, इसमें अगर मान लीजिए एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है और इंपोर्ट कम कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, इनडिटर्मिनेट, नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो। इनडिटर्मिनेट का मतलब कि डिटरमाइन जिसको नहीं किया जा सकता है, तो इसको पॉजिटिव कहा जाता है। जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव। पॉजिटिव इसीलिए कहा जाता है, इसको ध्यान रखिए, कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा तो आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, डॉलर आप अर्न करते हैं ज़्यादा, आपको पेमेंट जो मिलेगा वो डॉलर में मिलेगा, तो आपका फॉरेन करेंसी का जो रिज़र्व है वो बढ़ता है, तो वो कंट्री के इकॉनमी के लिए अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए इसको पॉजिटिव कहा जाता है। तो जो कंट्री देखिए एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है, इंपोर्ट कम कर रही है ना, उसकी इकॉनमी को नॉर्मली अच्छा माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगा, जब इसका उल्टा होगा, जब आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो आपको फॉरेन करेंसी ज़्यादा पेमेंट करना होगा, तो वो आपके लिए नेगेटिव है, आपकी इकोनॉमी के लिए नेगेटिव होता है। ATMs that are set up in the premises of a bank's branch is known as। पिछले सेशन में हमने आपको बताया था वाइट लेबल ATM क्या होता है, पिंक लेबल ATM क्या होता है, ग्रीन लेबल ATM क्या होता है, ऑरेंज लेबल ATM क्या होता है, ये सब हमने बताया था। तो ATM के बहुत प्रकार हैं। अब कुछ ATM
ऑफ साइट होते हैं, कुछ स्टैंड अलोन होते हैं, कुछ मोबाइल एटीएम होते हैं, कुछ ऑन साइट होते हैं। तो जो आप जाते होंगे किसी भी बैंक के ब्रांच में, तो आजकल अधिकतर बैंक के ब्रांच में देखिएगा कि ब्रांच के प्रेमाइसेस में एक आध एटीएम है, एक आध कैश डिपॉजिट मशीन है। तो जो वहाँ एटीएम रहता है ब्रांच के प्रेमाइसेस में, उसको क्या कहा जाता है, कौन एटीएम कहते हैं? ऑफ साइट एटीएम, स्टैंड अलोन एटीएम, मोबाइल एटीएम या ऑन साइट एटीएम। तो उसको ऑन साइट एटीएम कहा जाता है। ऑन साइट नाम से ही है कि वो साइट, ऑन साइट किसका, ब्रांच का साइट है, उस पर है वो। ऑफ साइट जो ब्रांच से दूर है, और स्टैंड अलोन जो कि स्पेसिफिक रहता है कि उसी ब्रांच से टैग्ड रहता है। और मोबाइल एटीएम आजकल देखते होंगे कभी कहीं कहीं बड़े जगह में नॉर्मली होती है कि मोबाइल वैन पर एक एटीएम मूव करता है, वो कहीं ले जाकर दूर में 10 किलोमीटर दूर लगा दिया, वहाँ आसपास के लोग आके उससे अपना पेमेंट लिए, एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करके अपना पेमेंट लिए, तो वो मोबाइल एटीएम होता है। इफ़ अ लोन और इट्स इंस्टॉलमेंट इज़ नॉट पेड फॉर 90 days इन अ बैंक, इट इज़ कॉल्ड। आप बैंक से अगर लोन लेते हैं और उस पर हर महीने इंटरेस्ट लगता है, या उसका इंस्टॉलमेंट भी फिक्स रहता है आपको कि हर महीने इतना देना है, मान लीजिए आप 90 दिन तक उसका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जो आपका ड्यू है, या फिर आपका जो इंस्टॉलमेंट है या इंटरेस्ट है आप नहीं पेमेंट कर रहे हैं 90 दिन तक, तो उसको क्या कहा जाता है? रिकॉल अकाउंट, बैड अकाउंट, स्पेशल अकाउंट या नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इसके बारे में आजकल आप लोग काफ़ी सुनते होंगे, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसका सही जवाब है। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्यों कहलाता है? क्योंकि बैंक जब लोन दे रही है तो बैंक के पास से डिपॉजिट लोन है, तो पहले भी हमने बताया कि डिपॉजिट जो होता है बैंक आपके लिए एसेट है बट बैंक के लिए लायबिलिटी है, और उसी तरह बैंक जो लोन देती है तो आपके लिए लायबिलिटी है, बैंक के लिए वो एसेट है, क्योंकि बैंक का फंड वो आपको लौटाना है। तो इसीलिए इसको एसेट नाम दिया जाता है। नॉन परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग का मतलब कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा, परफॉर्मिंग से मतलब यहाँ कि जिस पर इनकम नहीं अर्न हो रहा है। तो जैसे आपको महीना में इंटरेस्ट लगा, आपने बैंक को पेमेंट नहीं किया, तो बैंक का अर्निंग नहीं है, वो तो बुक प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ बुक में दिख रहा है, एक्चुअल पेमेंट नहीं हुआ है उसका। तो जब 90 दिन तक उसका पेमेंट नहीं होता है इंस्टॉलमेंट का या इंटरेस्ट का, तो उसको बैंक कैटेगराइज करती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए। एनपीए इसको हर समय आप लोग देखते होंगे, न्यूज़ में आजकल रहता है हर समय। तो बैंक, किस बैंक का कितना एनपीए है उस पर उसका हेल्थ डिपेंड करता है। अब इसमें भी एनपीए में भी ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए ऐसे कहा जाता है। ग्रॉस एनपीए की टोटल एनपीए कितना है, नेट एनपीए की उसके अगेंस्ट कितना बैंक ने प्रोविज़न कर दिया, अलग से रख दिया कि भाई इसमें से जैसे 100 रुपया अगर एनपीए है तो उसमें हम 70 रुपया रख दिए कि ये शायद रिकवर नहीं ही होगा, तो बाकी 30 जो बचा वो हो जाएगा नेट एनपीए, क्योंकि 70 का तो हमने प्रोविज़न कर दिया है, वो हमने मान लिया कि लॉस होगा। तो वो सब इंट्रिकेसीज में ज़्यादा नहीं जाना है। तो ग्रॉस एनपीए होता है, नेट एनपीए होता है। ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविज़न जो बैंक उस पर कर दे रही है पहले से, वो नेट एनपीए होता है। तो इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट नेट एनपीए कहा जाता है। अब 90 दिन क्यों है? 90 दिन चूँकि आरबीआई का गाइडलाइन है। अब 30 दिन में अगर आपने नहीं पेमेंट किया तो उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट कहा जाता है 1, 60 दिन में नहीं हुआ तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 2, ऐसे करके है, उसका डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइजेशन है। तो इसका सही जवाब है 90 दिन में अगर नहीं हो रहा है तो दैट इज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। Simultaneous sale and purchase in order to take advantage of the price variation in two different markets is known as। अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो देखिएगा कि सेंसेक्स और निफ्टी, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर एक ही शेयर का दाम में 10 पैसा 20 पैसा का अंतर मिलेगा आपको। जैसे टाटा स्टील है, हो सकता है यहाँ 420 रुपये 10 पैसे है, तो दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पर 420 रुपये 40 पैसे होगा। तो ये 20 पैसे का जो डिफरेंस है ना, तो बड़ी बड़ी फंड जो है, फंड हाउस, हेज फंड, ये सब जो करती है, म्यूचुअल फंड, वो सब क्या करती है कि यहाँ 420 में खरीद लेंगे और दूसरे एक्सचेंज पर जहाँ 20 पैसे का डिफरेंस है उस पर बेच देंगे, तो 20 पैसे का प्रॉफिट हो गया। तो 20 पैसा सुनने में कम लग रहा है, लेकिन जब बड़े वॉल्यूम में होता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। उसी तरह गोल्ड सिल्वर का भी होता है, MCX पर अलग है, NCDX पर अलग है, कुछ कुछ हमेशा रहता है, डिपेंड करता है वो। तो इसमें जो किया जाता है इस तरह से, उस तरह का डिफरेंस का फ़ायदा लेने के लिए उसको क्या कहा जाता है? डुअल लिस्टिंग, डिविडेंड आर्बिट्राज या क्रॉस लिस्टिंग। तो ये आर्बिट्राज कहलाता है, ऑप्शन सी। बड़े बड़े फंड इसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। डुअल लिस्टिंग क्या होता है? एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर अगर कोई शेयर को लिस्ट किया जा रहा है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी, उसको डुअल लिस्टिंग कहा जाएगा। डिविडेंड हमने बताया कि प्रॉफिट का एक पार्ट जो है कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है, उसको डिविडेंड कहते हैं। क्रॉस लिस्टिंग होता है कि विदेश में जब आपका शेयर लिस्ट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस लिस्टिंग।
नोट्स एंड कॉइन्स दैट आर द करेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ए कंट्री इज नोन एज, किसी भी देश में कोई खास समय में जो नोट और कॉइन प्रचलित रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? इंस्ट्रूमेंट, करेंसी, मनी या कैपिटल? तो इसको करेंसी कहा जाता है। करेंसी हम लोग वर्ड हर दिन सुनते हैं करेंसी, लेकिन असल वर्ड ये कहाँ से आया है कि ये वर्ड यहीं से आया है, करेंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे भारत में अभी 500 रुपया जो है करेंसी है, लेकिन 1000 जो कि पहले ख़त्म हो चुका वो अब करेंसी नहीं कहलाएगा। यहाँ करेंसी का मतलब होता है करेंट। तो जो करेंसी जब हम लोग बोलते हैं ना तो उसका मतलब होता है कि अभी जो प्रचलन में नोट्स और कॉइन है, दैट इज कॉल्ड करेंसी। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट एंड द सैंक्शन लोन अमाउंट इज नोन एज। अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो अगर मान लीजिए कि उसका किसी बिजनेस, कोई बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं या घर बनाना चाह रहे हैं, तो उसका टोटल उसमें कॉस्ट आ रहा है 1 करोड़ सपोज कीजिए। बैंक कहेगी कि नहीं हम आपको 70 लाख देंगे, 80 लाख देंगे, बाकी फंड आपको लाना होगा 20 लाख, 25, 30 लाख जो भी गैप है। तो उस फंड जो गैप होता है उसको क्या कहा जाता है? मार्जिन अमाउंट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट या नॉन ऑफ दिस? तो इसको मार्जिन अमाउंट कहा जाता है। हमेशा देखिएगा कि कभी भी लोन आप लेने जाएंगे बैंक में तो जो आपका टोटल कॉस्ट है प्रोजेक्ट का, घर बनाने में अगर लग रहा है 50 लाख, तो बैंक बोलेगी कि हम उसका 70%, 80% आपको देंगे, बाकी 20-30% आपको खुद देना होगा। वो इसलिए कहा जाता है कि आपका अपना भी स्टेक उसमें बना रहे, आपका अपना इंटरेस्ट बना रहे। नॉर्मली देखा जाता है कि जब 100% स्टेक किसी दूसरे का रहता है ना तो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं उसको। अपना जहाँ फंड कुछ लग गया तो उसमें लोग का सीरियसनेस बढ़ जाता है, इसीलिए ये मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट है। तो उसको मार्जिन अमाउंट कहा जाता है, ऑप्शन ए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये सब टर्म आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ये सब आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी काम देगा और डे टू डे वर्किंग में भी काम देगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।